हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ और बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कहानी जल्द ही सुनाऊंगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की पहली कहानी हमें किसी और सब्सक्राइबर ने नहीं भेजी, बल्कि ये वो घटना है जो कि मैंने भी अपने गांव में कई बार सुनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ता हूँ घटना की तरफ। ये घटना आज से काफ़ी सालों पहले की है, लगभग साल 2000 के आसपास की, और ये एक लड़की के साथ घटी थी। उस लड़की का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल की रही होगी। उस टाइम क्योंकि ज़्यादा खास चीज़ें होती नहीं थी, तो बच्चे दिन भर बाहर की साइड ही खेलते रहते थे। वो लड़की भी ऐसी ही थी। आगे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं उस लड़की का नाम उदिता लूँगा। तो उदिता भी दिन भर अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। तो एक दिन हुआ यूँ कि उदिता खेलने के लिए अपनी एक सहेली के साथ अपने ताऊजी के खेत में चली गई। उसके ताऊजी के बहुत ही बड़े गन्ने के खेत थे, जो कि गांव की सीमा के लगभग बाहर की साइड में ही थे। अगर आप जानते हो तो बच्चों को मिट्टी के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद रहता है। उदिता भी थोड़ी वैसी ही थी। दरअसल वो अपनी फ्रेंड के साथ एक मिट्टी का घर बनाना चाहती थी, और शायद इसीलिए उसने खेत के बाहर की साइड में ज़मीन पर पास ही की पड़ी किसी चीज़ से खोदना स्टार्ट कर दिया। वो और उसकी फ्रेंड ज़मीन से मिट्टी निकालना चाहते थे। अभी उन्होंने उस ज़मीन को थोड़ा ही खोदा होगा कि उन्हें वहाँ पर कुछ मिला। वो दोनों ही लड़कियाँ सोचने लगी थी कि आखिर यहाँ पर है क्या, कि तभी वहाँ पर उदिता के ताऊजी आ गए। जब वहाँ पे उदिता के ताऊजी आए और उन्होंने उन्हें डांटते हुए पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उन्होंने उन्हें बता दिया कि ज़मीन के अंदर यहाँ पर कुछ है। ये सुनने के बाद ताऊजी को भी इस बात में थोड़ा इंटरेस्ट आया, और वो जल्दी से जाकर अपने खेत से खोदने के लिए कुछ लेकर आ गए। वो तीनों ही अब बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि आखिर उस ज़मीन के अंदर ऐसा क्या गड़ा हुआ है। कुछ देर खोदने के बाद जो चीज़ वहाँ से निकली, उसे देखकर तीनों ही लोग एकदम हैरान रह गए। दरअसल वहाँ पर लगभग 2 फीट की एक गुड़िया मिली थी। उस गुड़िया की हालत दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, और दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी वो गुड़िया। उस ज़मीन को देख के भी नहीं लग रहा था ऐसा कि वो ज़मीन हाल ही में खोदी गई हो। मतलब वो गुड़िया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय से थी शायद। जैसे ही वो गुड़िया ज़मीन के अंदर से निकली, ताऊजी को तो न जाने क्या हो गया। वो एकदम चुप से खड़े हो गए। उसके ताऊ नीचे पड़ी इस गुड़िया की आंखों में लगातार घूरे जा रहे थे, मानो उन्हें उसमें कुछ दिखाई दे रहा हो। और तब उन्हें खौफ का असली मतलब पता लगा। उनकी आंखें डर से एकदम फैल गई, और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। उदिता लगातार उस गुड़िया से खेल रही थी, लेकिन ताऊ जी बिना कुछ बोले उस गुड़िया को उसके हाथ से छीने और उन दोनों लड़कियों को लेकर जंगल के अंदर चले गए। जंगल में काफ़ी अंदर जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और उस गुड़िया को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया, और फिर मिट्टी डाल दी। ताऊजी ने उदिता और उसकी फ्रेंड को साफ कहा था कि आज इसके बारे में कोई भी किसी को भी नहीं बताएगा। दोनों लड़कियों ने भी कहा कि ठीक है, हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे।
और उसके बाद वो तीनों ही लोग एकदम शांति के साथ अपने अपने घर चले गए। दिन भर ताऊ जी एकदम परेशान होकर बैठे रहे और उदिता अपने में ही मगन थी। धीरे धीरे टाइम बीता और रात हो गई और रात होने के बाद सभी लोग घर में सो गए थे। गर्मियाँ होने की वजह से सभी लोग अपनी छत पर सो रहे थे और रात में सोते हुए अचानक से ताऊ जी की आँख खुली और उन्होंने एक बेहद ही ज़्यादा डरावनी चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि उदिता उठकर अपने बिस्तर पर एकदम सीधी बैठी हुई है और जैसे ही ताऊ जी वहाँ पर उठे, उदिता भी अपने बिस्तर से उठी और नीचे की ओर जाने लगी। ताऊ जी सोचे कि शायद वो पानी पीने या फिर किसी और वजह से नीचे गई है और वो छत की रेलिंग पे जाकर थोड़ा बाहर की तरफ देखने लगे। वो अब भी दिन वाली बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि तभी उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो और ज़्यादा हैरानी में आ गए। उन्होंने देखा कि नीचे उदिता ने गेट खोला है और वो गेट खोलकर घर के बाहर की ओर जा रही थी और उस टाइम पर रात के लगभग 1 बज रहे थे। कुछ देर तो ताऊ जी भी उदिता को देखते रहे और उसके बाद जब वो अपने होश में आए तो वो उदिता को देखने के लिए सीधा नीचे गए और घर के बाहर जाकर देखने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनके ऊपर से नीचे आने में ही उदिता उस जगह से एकदम गायब हो गई थी। ताऊ जी एकदम हैरानी और खौफ के साथ अपने चारों ओर देख रहे थे, लेकिन उन्हें उदिता कहीं पर भी नहीं दिखी थी। तभी उन्हें अचानक दूर कहीं पर एक साया जंगल की ओर जाते हुए दिखाई दिया और वो समझ गए ये और कोई नहीं बल्कि उनकी उदिता थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उस साए के पीछे चले गए, लेकिन वो साया कहीं पर गायब हो गया। अब ताऊ जी समझ गए थे कि वो कहाँ जा रही है और वो जल्दी से भागकर उस जंगल की ओर जाने लगे। एक दूसरे रास्ते से वो उस जंगल की ओर तेज़ी से भागते हुए गए, लेकिन वहाँ पे जब वो गए तो डर पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। जब वो वहाँ पर गए तो हैरानी की बात तो सबसे ज़्यादा ये थी कि उदिता उनसे पहले ही वहाँ पर पहुँच गई थी और जहाँ पर उन्होंने उस गुड़िया को दफनाया था वहीं पर उदिता नीचे ज़मीन के पास बैठी हुई थी। वहीं बैठकर न जाने उदिता क्या कर रही थी। ताऊ जी उदिता का नाम लेकर उसे पुकारे, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ताऊ जी को भी अब डर लग रहा था। उन्होंने फिर से थोड़े कदम आगे बढ़ा के उदिता का नाम लिया और उसे बुलाया। डरते डरते वो उदिता के दूसरी तरफ को आए और उसके फेस को उन्होंने देखना चाहा, लेकिन जैसे ही वो उसके आगे आए और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी 15 साल की बेटी जैसी उदिता अपनी उंगलियों से, जिनमें से खून गिरा जा रहा था और शायद कुछ उंगलियां टूट भी गई थी, उन्हीं उंगलियों से वो ज़मीन में हाथ घुसा घुसा के मिट्टी निकाल रही थी। ये नज़ारा इतना भयानक था कि आपको वर्ड्स में इसका खौफ समझ में नहीं आएगा। ताऊ जी की नज़र उसके चेहरे पर भी गई, जो कि और ज़्यादा डरावना था। आंखों की जगह अब सिर्फ सफ़ेद रंग था और चेहरे पर थी एक बेहद ही खौफनाक शैतानी हंसी। अब तक वो एकदम धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन जैसे ही ताऊ जी सामने की ओर आए उसने अपनी आवाज़ एकदम तेज़ कर दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरी पत्नी दफन है यहाँ, निकालो उसे जल्दी से। ये सब कुछ एक लड़की कह रही थी। ताऊ जी को पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर भी इस उम्मीद के साथ कि कोई उनकी मदद करेगा, भागकर वो
अपने घर गए और वहाँ से 2-3 आदमियों को बुला के लाए, जिनमें उदिता के पापा भी शामिल थे। वो सब लोग भाग करके जंगल में गए और उदिता उस टाइम पर उस गुड़िया को अपने हाथ में लिए उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। जैसे तैसे उन सब ने उदिता को मिलकर घर लेकर के आए। घर आने के बाद तो उदिता एकदम कंट्रोल से ही बाहर हो गई थी। बहुत ही मुश्किल से उसे जानवरों की रहने वाली जगह पर अंदर जाकर बांध दिया गया और उसके बाद बाहर से गेट बंद कर दिया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनको ये गलती कितनी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। उदिता को अंदर बांधने के बाद ये सारी बातें उन्होंने उदिता की ताई और बाकी घर वालों और उनके दादा दादी को बता दी। दादा दादी ने जैसे ही ये सब सुना, दोनों ही पहले तो बहुत ही ज़्यादा डर गए और उसके बाद दादी ने फ़ौरन ताऊ जी और उदिता के पापा से कहा, जल्दी से गांव में जाओ और कहीं से भी एक काला कुत्ता लेकर के आओ। ताऊ जी और उदिता के पापा जल्दी से भाग के गांव की ओर गए। लेकिन सभी लोग अब तक उदिता के कारनामों से अनजान थे। उस लड़की ने जानवरों की जगह पर रहने वाले 2 बकरियों को अपने हाथ की टूटे हुए उंगलियों से नोच नोच कर उसका पेट फाड़ दिया और उन्हें जान से मार दिया। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि जब उसने उन्हें मारा तो किसी भी जानवर ने हल्का सा भी शोर तक नहीं किया। जब ताऊ जी और उदिता के पापा गांव से एक काले कुत्ते को लेकर घर आ गए तो वो उस कुत्ते को लेकर दादा दादी जी के साथ उस जगह पर आ गए थे। दादी जी ने पहले से ही एक शमन को बुलवा लिया था। जिन्हें शमन का मतलब नहीं पता, शमन वो ही होते हैं जिन्हें हम अक्सर तांत्रिक भी कहते हैं। जैसे ही उन्होंने उस जगह का गेट खोला, अंदर से मांस की अजीब सी बदबू आने लगी और जब सब लोगों ने ध्यान से देखा तो सभी लोग बेहद ही ज़्यादा डर गए। उदिता के हाथ में बकरे के अंदर के अंग थे और पूरी जगह पर एकदम खून खून हुआ पड़ा था। उसको देखकर जो सबकी हालत हो गई थी वो ऐसी थी कि उन्हें काटो तो उनमें से खून भी ना निकले। उस समय पर उस कुत्ते को उस शमन ने उदिता के एकदम सामने भेजा और उसके बाद वो अपनी कोई प्रक्रिया करने लगा। उस शमन ने वहाँ पर कुछ रिचुअल्स करी जो कि मुझे आज तक ठीक से पता नहीं है, ना ही किसी और को। लेकिन उसके बाद उदिता बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गई। जब वो होश में आई तो वो अपने कमरे के अंदर थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। शमन वहाँ से जा चुका था, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ आधी बातें हैं। उस रात उस जगह पर बहुत कुछ हुआ था जो कि किसी को भी नहीं पता सिवाय उदिता और उसके घर वालों को। उसके बाद वो लड़की अपने घर वालों से बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली पूछी कि हुआ क्या था, यहाँ पे तब से हो क्या रहा था और मेरी उंगलियों को ये सब क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ताऊ जी उससे पूछे कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था। तब उदिता ने बोलना शुरू किया कि मैं रात में सो रही थी और अचानक से किसी आवाज़ की वजह से मैं उठी। जैसे ही मैं उठी मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने होश में ही नहीं हूँ और मुझे कोई चीज़ बुला रही है जिसकी तरफ मैं तेज़ी से बढ़े जा रही थी। मुझे पता भी नहीं चला कि किस वक्त मैं जंगल के अंदर चली गई और मैं जब जंगल में गई तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक औरत उसी जगह पर जहाँ पे वो गुड़िया दफन थी वहीं पर खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं उस जगह पर गई, उस औरत ने मुझे चारों ओर से जकड़ लिया और उसके बाद मेरे पीछे की तरफ आ गई।
मेरे पीछे आने के बाद वो औरत कहीं पर गायब हो गई और उसके बाद मुझे याद है कि मैंने अपनी ही उंगलियों से उस ज़मीन की खुदाई कर रही थी। उसके बाद उस जगह पर ताऊ जी आ गए और उसके बाद का हम सबको पता ही है कि हुआ क्या था। दादाजी, जो कि अब तक काफ़ी ज़्यादा शांत बैठे थे, अब जाकर उन्होंने बोलना शुरू करा। ये सब बातें गांव में फैली तो बहुत टाइम से हैं, लेकिन किसी को भी इन बातों की सच्चाई के बारे में नहीं पता था। अब मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। दरअसल कई सालों पहले हमारे पड़ोस के गांव में एक औरत रहा करती थी और ताऊ जी भी उससे इसीलिए डरे थे क्योंकि वो समझ गए थे। दरअसल बहुत टाइम पहले वो औरत एक वेश्या थी जिसने कि लगभग पूरे गांव के आदमियों को अपने वश में किया हुआ था। गांव के हर घर में उसकी वजह से हर रोज़ कलेश होता था। इसका बुरा नतीजा तो आना ही था। एक रात पूरे गांव की औरतों ने मिलकर उस औरत के घर पे जाकर आग लगा दी और उस औरत को जिंदा जला के मार डाला। अब क्योंकि इस क्राइम में कोई मेन एक्यूज नहीं था और सभी लोग एक दूसरे के साथ थे, इसीलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फिर एक रात कुछ हुआ जिसने कि सबको डरा कर रख दिया। एक आदमी शायद कहीं से आ रहा था कि तभी उसे अंधेरे में एक परछाई खड़ी हुई दिखाई दी। उसने पूछा कि वहाँ पर कौन है और तब वो परछाई आगे निकल करके आई। उसने देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा आधे से ज़्यादा जला हुआ था, जिसमें से खून टपक रहा था। इसके बाद उस आदमी की लाश अगले दिन सुबह सुबह गांव के बाहर पड़ी हुई मिली थी। पूरी गांव में खबर आग की तरह फैली। सब लोगों में बातें फैली कि उस औरत की आत्मा लौट आई है और अब वो बदला लेगी अपना। और भी ज़्यादा डरावनी बात ये थी, अचानक से ये बातें भी निकल कर आईं कि उसकी आत्मा इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि उसने खुद को एक गुड़िया में तब्दील कर लिया है और अब वो गुड़िया जिसको भी मिलेगी उसकी मौत होना लगभग तय है। कहते हैं उसने ऐसा इसलिए भी किया ताकि गांव के शमन उसे कैद न कर लें। किसी को भी ये नहीं पता था कि ये बात सच है या फिर झूठ। दादाजी भी अब तक यही सोचते थे जब तक उन्होंने आज अपनी पोती के साथ ये सब होते हुए नहीं देख लिया। ताऊ जी ने भी उस गुड़िया की आंखों में कुछ ऐसा देखा था जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था। इस सारे खौफ के साथ एक और बात जो कि सबके सामने आई वो थी उस आत्मा की एक कमज़ोरी, जो कि था एक काले रंग का कुत्ता। वजह किसी को भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही ये बात सभी लोगों को पता लगी, सभी लोगों ने अपने अपने घर में एक काला कुत्ता ज़रूर पाला। इस बात का इतना ज़्यादा असर हो गया कि कुछ ही टाइम में लगभग पूरे गांव के हर घर में एक काला कुत्ता ज़रूर मिलता था। ये तो नहीं पता कि इस घटना में कितनी सच्चाई है या फिर ये घटना सच है भी या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस घटना को बताना। बाकी आप इस पर यकीन करें या ना करें, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली घटना। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। दोस्तों, आज की अगली कहानी हमें भेजी है हमारी सब्सक्राइबर रितु ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम रितु है और मैं वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर की रहने वाली हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना मेरी माँ के साथ घटी थी और तब की बात है जब उनकी उम्र लगभग 15 साल की थी। मेरी मम्मी के 5 भाई हैं और मम्मी अकेली उनकी बहन थी, तो सभी लोग
उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें बहुत लाड़ से रखते थे। कोई कहीं पर भी जाता था तो उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेते आता था। तो मेरे जो सबसे बड़े वाले मामा थे, उनकी शादी बिहार के गांव की एक लड़की से हुई थी, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मेरे मामा का घर दुर्गापुर सिटी में है। जब वह शादी करके वहाँ पर आई तो शुरू में कुछ दिन तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन फिर उसके बाद रात में किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ मामा को सुनाई देने लगी। कभी कभी उन्हें सुबह सुबह जब वो उठते तो फर्श पर खून गिरा हुआ दिखाई देता। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और कुछ ही टाइम बाद उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। वो बात ये थी कि दरअसल मेरी जो मामी थी वो काला जादू किया करती थी। मामा को जब ये बात पता लगी तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और गुस्से में उन्होंने उन्हें उनके वापस गांव जाकर छोड़ दिया और उन्होंने उन्हें वापस घर लाने से मना कर दिया। उसके बाद तकरीबन 1 साल ऐसे ही बीत गया और उसके बाद मेरी मामी के गांव में उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी। वहाँ से हमें न्योता आया था। मामा तो साफ मना कर दिए थे, लेकिन मम्मी के कहने पर मेरे 2 मामा गए थे। वहाँ शादी में उन्हें मामी भी मिली। अब आपने देखा ही होगा कि शादी में जब बारात जा रही होती है तो लोग उस पर फूल फेंकते हैं। उसी समय मामी कुछ चावल के दाने लिए मेरे दोनों मामा पर फेंकने लगी। तब तो उन लोगों ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, सोचा कि भाभी मजाक कर रही होंगी। और शादी का सारा काम निपटा कर कुछ दिनों बाद वो वापस से दुर्गापुर आ गए। सुबह सुबह वो लौटकर घर आए थे तो मेरी माँ दौड़ के उनके पास जाके गई और उनका सामान लेकर आने लगी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही मेरी मम्मी की तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी। उन्हें पेट में तेज़ दर्द होने लगा और रात को बहुत डरावने सपने आने लगे, जैसे कि कोई बूढ़ी औरत उनके पास खड़ी रहती थी और कभी कभी उनके बिल्कुल पीछे आकर बैठ जाती थी। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर लगातार दवाइयाँ देते, लेकिन उससे कभी कोई सुधार नहीं होता था। घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन मेरे बड़े मामा एक दुकान के पास बैठकर कुछ सोच रहे थे कि तभी उनका एक दोस्त वहाँ पर आया और उनसे पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो मामा भी उन्हें बताते हैं कि मेरी बहन के साथ ये सब हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो क्या मैं एक बार तुम्हारी बहन को देख सकता हूँ। मामा ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचे तो उनके साथ जो आए थे उन्होंने मेरी मम्मी से कुछ बातें पूछी तो माँ ने उन्हें जवाब दिया कि मुझे ऐसे सपने आते हैं कि कोई औरत मेरे पास खड़ी रहती है। कुछ और बातें पूछने के बाद वो वहाँ से चले आए और उसके बाद उन्होंने मेरे मामा से बताया कि उनके ऊपर किसी ने बाण मारा है। बाण मारने का मतलब एक तरीके का काला जादू करना ही है, जिसमें विक्टिम की मौत 40 से 45 दिनों के अंदर हो जाती है। तो उन्होंने उन्हें बताया कि मेरी मम्मी पे किसी ने बाण मारा है और इसकी वजह से अगर कुछ नहीं किया गया तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, या तो उनकी जान भी जा सकती है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो अपनी बहन को हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घर लेकर आ जाओ। उसके बाद हमें कुछ पूजा करनी होगी, जिससे जिसने वो बाण मारा है वो उसी को लौट जाएगा। मामा उनकी बात मान गए क्योंकि मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। जब मामा हॉस्पिटल गए तो उन्होंने डॉक्टर से मम्मी को घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ये कह के कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है
हम अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन मामा के जिद करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इन्हें ले जाइए, लेकिन उसके बाद अगर इन्हें कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद उन्होंने मम्मी को घर लेके आए और उसके बाद घर में कुछ पूजा हुई। उन्होंने घर पे दिखाया, एक थाली में पानी रखा था और उस थाली में उन्होंने दिखाया कि उसमें 2 दिए की बत्ती जैसे कुछ जल रही थी, जिसमें से एक पूरी जल गई थी और दूसरी जलना शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि अगर ये दोनों जल जाती तो उनकी मौत हो जाती, और ये सब किसी और ने नहीं, मेरी उसी मामी ने किया था, क्योंकि वो मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा जलती थी। फिर कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी एकदम ठीक हो गई और उन्होंने एक ताबीज़ भी दिया था, जो कि कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी ने कहीं पर गिरा दिया था। फिर जब वो दोस्त मामा से मिले तो उन्होंने पूछा कि अब तुम्हारी बहन कैसी है, तो मामा ने बताया कि अब वो ठीक है, पर ताबीज़ कहीं पर खो गई है। तो उन्होंने बताया कि वो ताबीज़ उनके पास आ गया है। वो जो मामा के दोस्त हैं, उनका पता आज किसी के पास नहीं है। बस इतना पता है कि वो कामाख्या मंदिर से आए थे और वो वापस से वहीं पर चले गए। उसके बाद आज तक मेरी मम्मी के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ। ये घटना एकदम सच है। इसको मानना है ना मानना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी घटना की ओर। दोस्तों, ये घटना हमें भेजी है छत्तीसगढ़ से हमारे सब्सक्राइबर शिवम जी ने। आइए आगे की घटना को शिवम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम शिवम है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, जो कि मेरी मम्मी के साथ उनके बचपन में घटी थी। मेरी मम्मी का नाम पूजा है। वो उड़ीसा के एक गांव से हैं। मैं उस गांव का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। तो एक दिन की बात है, मेरी नानी और उनके घर के सभी लोग दूसरे गांव में गए थे, जहाँ पर हमारे रिलेटिव के घर में बेटी हुई थी। तो दोपहर के समय ही सभी लोग गांव जाने के लिए निकल चुके थे और उस टाइम पे हमारे घर में एक नौकर भी था, जिसका नाम था झुमरू। उसको मेरी नानी ने कहा था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो घर में दोनों बच्चों का ध्यान रखना और रात को घर के बाहर ही पहरा देना। यह कहकर मेरी नानी वहाँ से चली गई। अब घर में मेरी मम्मी और उनकी बहन यानी कि मेरी मौसी दोनों अकेले थे। सब लोगों के जाने के बाद मेरी मम्मी और मौसी थोड़ी देर के लिए पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके घर चले गए और उनको घर आते आते शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। आते के साथ ही दोनों ही लोग सीधा सोने चले गए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गांव में लोग अक्सर सो जाते हैं जल्दी। वो लोग अभी ठीक से सोए भी नहीं थे, बस 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी उनको लगा कि घर के आंगन में कोई चल रहा है। नवंबर का सर्द महीना था। घर के आंगन में पेड़ के सूखे पत्ते पड़े थे। उन पत्तों पे चलने जैसी आवाज आ रही थी। तभी मेरी मम्मी के मन में ख्याल आया कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा नौकर झुमरू आया होगा। इसीलिए उन्होंने उनको आवाज लगाकर कहा, झुमरू दादा, ये आप ही हो? तभी खांसने की आवाज आई। अब मम्मी और उनकी बहन को विश्वास हो गया था कि ये झुमरू दादा की आवाज है। तभी मेरी मम्मी ने देखा कि घर के आंगन के बीच में एक गोलाकार सा घेरा बना हुआ था, जिसमें कि शायद आग जल रही थी। उन दोनों को ही लगा कि झुमरू आग जलाकर बैठा होगा, क्योंकि सर्दी का मौसम तो था ही। वो दोनों ही घर के बाहर वाले रूम में सोए हुए थे और उन्हें आंगन अच्छे से दिखाई दे रहा था। मेरी मम्मी ने रजाई को अपने और उनकी बहन के साथ ओढ़ लिया। मेरी मम्मी और उनकी बहन दोनों बहुत डरपोक थे बचपन में,
और वो दोनों ही रज़ाई के अंदर से अपना डर भगाने के लिए हनुमान चालीसा और भगवानों के नाम लेने लगे। तभी मेरी मम्मी ने रज़ाई को थोड़ा उठा के देखा तो उनका पूरा शरीर डर से एकदम कांप गया। उन्होंने देखा कि जहां आंगन में आग जल रही थी वो अब अचानक से बुझ गई है। और फिर उनकी नज़र गई अपने रूम के दरवाजे के पास, जहां पर उन्हें एक काला साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। और वो साया किसी इंसान का नहीं बल्कि ये दिखने में एक बहुत ही बड़ी बिल्ली का था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद रंग से चमक रही थीं। मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और कहा कि आवाज़ मत करो और आंखें बंद करके सो जाओ और भगवान का नाम लो। लेकिन मेरी मम्मी ये सब देख के कहाँ सोने वाली थी। और तभी वो बिल्ली जैसा साया हमारे पास आने लगा। तभी एकदम से मेरी मम्मी डर के मारे इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि वो जो भी चीज़ थी वो एकदम से दौड़ के घर के आंगन की ओर भागी। और उसके भागने से मानो ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान हो या फिर कुछ और, पता नहीं। उसके बाद तो मेरी मम्मी और मासी दोनों ही रात भर सो नहीं पाई। दोनों ने भगवान का नाम ले लेके जैसे तैसे तो रात गुजारी होगी। अगले दिन सुबह घर के सभी लोग आ गए और मेरी मम्मी ने उनको सारी घटना बता दी। और उसी समय वहाँ पर झुमरू भी वहाँ पर आ गया और सब लोगों से माफ़ी मांगते हुए उसने कहा, कल रात में मैं नहीं आ पाया, मेरे घर में मेरी बेटी बीमार हो गई थी। ये बात सुनकर सभी लोग एकदम बुरी तरीके से चौंक गए। फिर मेरे नाना ने फ़ौरन ही मेरी मम्मी और मेरी मौसी पर मंत्र फूंक किया, क्योंकि मेरे नाना एक पंडित थे और उनको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान भी था। काफ़ी समय तक मेरी मम्मी और मौसी की तबीयत ख़राब रही, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई। मेरी मम्मी और मौसी को उस दिन शायद भगवान ने ही बचाया था, है ना? आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।